हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी को कोई दिक्कत जब हम पढ़ाते हैं आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, क्यों करते हैं ये बताइए पहले। कल हम बहुत गुस्सा में थे, हमारा वीडियो कॉल कट गया है। हॉट हो गया फ़ोन, इसलिए वीडियो कट गया है। आप लोग हम पढ़ाते जब समझाते हैं आप लोगों को, तो आप समझा कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बात करना है इधर से उधर, वो उधर देख रहा है, वो उधर देख रहा है। ये कोई मतलब नहीं ना हुआ। पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे कोई खेल नहीं हो रहा है कि कोई किसी को कुछ भी बोल दे, चाहे कुछ भी कर दे। आप लोगों को समझना चाहिए ये सब बात। मोहन, तुम ये मत करो, झूठ मत बोलो हमसे। तुम ही बात करा था। चुप, मुड़ी मत हिला दो, चुपचाप रहो। अभी हम चुपचाप रहो, कल बोल दिया ना तुमको, चुपचाप रहो एकदम। अभी पूछ देंगे तुमको, पीट देंगे अभी कस के। चुपचाप रहो एकदम। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ हल्ला कर रहा है, सब बिना मतलब के काम कर रहा है। समझल करो यहाँ पे पढ़ा। कल बताए थे आप लोगों को गोली दर्पण, चलो वो बात सब खत्म करो, हो गया काम खत्म करो उसका। बात खत्म करके आपसे ये ऐसा गलती ना करो कि हमको अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो। आप लोग समझा कीजिए थोड़ा बहुत। तो समझाते हैं कितना भी, तो आप लोग को समझ में नहीं आता है। सब बात समझा कीजिए आप लोग। अच्छा ये बताइए, कल कल हम आप लोगों को प्रकाश के परिवर्तन के गोलीय दर्पण के बारे में बताए थे। गोलीय दर्पण जो दो प्रकार का होता है। समतल दर्पण जिसका परावर्तक समतल होता है उसे समतल दर्पण है, जो जिसका जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण का प्रकार कल बताने वाले थे, तब तक वीडियो हमारा कट गया। अब क्या करें, अब आज कहें चलो अब उतना में छोड़ो, हटाओ। आओ यहाँ पे देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन, पहला चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश का प्रकाश का परिवर्तन। लेसन नंबर कितना है? 4 दिन से आप लोगों को हम लेसन बना रहे हैं। लेसन नंबर 1, 4 दिन से। आप लोग ये चौथा दिन होने आया है आज। आज कल पढ़ाए थे आप लोगों को दर्पण। दर्पण में दर्पण दर्पण किसे कहते हैं कल बताए थे आप लोगों को। और दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले का समतल दर्पण, समतल समतल दर्पण। दूसरा का गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। पहले का समतल दर्पण, दूसरा का गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण बता दिए थे आप लोगों को। समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है, समतल दर्पण केवल अकेला होता है। गोलीय दर्पण में दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण, पहले का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा का उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। पहले का अवतल दर्पण, दूसरा का उत्तल दर्पण। चलो इधर देखो, हम बताते हैं आपको अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है, तो बहुत ज़्यादा एकदम 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान हम लोगों को उधर हो चुका है पूरा। पता है कि नहीं आप लोगों को? देखें कि नहीं टेम्परेचर आज कितना है बताइए। 42 डिग्री लगभग टेम्परेचर हो गया हम लोगों का यहाँ पे पूरा 42 डिग्री। तो पहला गोलीय दर्पण के प्रकार लिखेंगे यहाँ पे। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले का अवतल दर्पण। दर्पण तो आप लोगों को बताया था, दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण वह पदार्थ है जो प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा देता है, उसी को दर्पण बोलते हैं। दर्पण को प्रकार बता दिए थे। अब गोलीय दर्पण के प्रकार दो प्रकार का होता है। अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, अंदर की तरफ होता है, उसी को अवतल दर्पण बोलेंगे। और उत्तल दर्पण दूसरा होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है,
जिसका परावर्तक परावर्तक सतह आपको बताया था पहले, देखिए सीधा है इसको परावर्तक सतह बोलेंगे, लाइन रंग दिए इसको परावर्तक सतह नहीं, लाइन है ना सीधा, इसी को परावर्तक सतह बोलेंगे। जैसे अवतल दर्पण का भी लिखवा आते, पहले लिख लीजिए उसके बाद हम समझा देते हैं आप लोगों को। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ढसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा जैसे इसको जैसे बनाते पहले, उसके बाद दूसरा बताएंगे जैसे जैसे देखिए एक अवतल दर्पण बनाना है आप लोगों को, हो गया। अब इसके जो ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत, इसको हम कलर कर देंगे। इसका परावर्तक सतह किसे बोलेंगे आप लोग को अभी बताया, परावर्तक सतह जो है जिस लाइन में जाएगा, जिस आकार में जाएगा, इसी को परावर्तक सतह बोलेंगे। तो देखिए इधर तो कलर कर दिए, अब बच गया अंदर से। तो अंदर इसका देखिए अंदर एकदम सीधा है ना, कहीं कलर अंदर में कहीं कलर नहीं दिख रहा है, इसी को परावर्तक सतह बोलेंगे। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ढसा हुआ होता है, तो अंदर की तरफ है ना, ढसा हुआ है अंदर की तरफ, गोल है, देखिए तो यहाँ गोल है यहाँ पे, उसी को बोलेंगे अवतल दर्पण। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अभी, दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उठा हुआ, जैसे ये उठा है, देख रहे हैं उठा हुआ है ना, लेकिन इसके अंदर कलर कर देंगे तो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो जाएगा, और यह धसा हुआ है तो अवतल दर्पण बोलेंगे। वह दर्पण लिखेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे मार्गों की चलिए नहीं रहा, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए इसको इधर से बनाएंगे, इधर से हो गया। इसका परावर्तक सतह ये उठा हुआ है तो इसको अंदर से कलर करेंगे, अंदर वाले भाग को हम रंग देते हैं। रंगने का मतलब कोई वस्तु यहाँ पे लगा हुआ होगा। अवतल दर्पण कहाँ लगाया जाता है? अवतल दर्पण देखेंगे कभी हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हजामत मतलब हम लोगों का जो दाढ़ी बनता है, ये दाढ़ी और ये बाल करता है ना, देखिए कभी नाई के सामने जाइएगा, नाई बार उसी को ना बोलते हैं, नाई को शायद बार बोलते हैं, हाँ उसी को बोलते हैं। तो उसके सामने जाइएगा तो देखिए शीशा लगाता है, चारों बगल सैलून में जाइएगा चारों बगल शीशा, वही सब अवतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण किस में होता है? वाहन जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी के साइड मिरर में देखिएगा, साइड मिरर जो जैसे बाइक हो गया, बाइक में देखिएगा दो यहाँ पे शीशा होता है, इस तरह दो जो पीछे दिखाया था उसी को उत्तल दर्पण उसको बोलेंगे। जो पीछे के बहुत सारा वस्तु को एक बार में देख लेगा, एक बार में इतना छोटा छोटा करके देख लेगा उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में उतना नहीं देख पाता है, लेकिन अवतल दर्पण वहाँ पर लगता है, डॉक्टरी क्षेत्र में हो गया। और इसका उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में किया जाता है, छोरपट्टी में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ढसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है
उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे में इसको बना लीजिएगा, अभी फिर से समझाएंगे, पहले इतना आप नोट कीजिए इसको फटाक से, जल्दी से इसको। आशा आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन जो हम लिखवाए हैं आप लोगों को। और गोलीय दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दो प्रकार का होता है गोलीय दर्पण के। वह दर्पण जिसका प्रवाह सतह उठा हुआ धसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका प्रवाह सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर अभी थोड़ा देख लेते हैं, बाद में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा बहुत देख लीजिए अंतर किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण अंतर बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ही पूछता है एकदम। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर ये 5 नंबर का होता है। उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में अंतर 5 नंबर का पूछता है। अगर याद होगा तो 5 नंबर तो आपके हाथ में है, नहीं याद होगा तो फिर हमारा क्या जाएगा भाई। यही ना होगा, हमको यही ना कोई बोलेगा कि पढ़ा रहे थे फिर भी पास नहीं हुआ, यही ना होगा, कोई यही बात बोलता है इतना सा पढ़ाए फिर भी पास नहीं होता। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर, ये एक प्रकार का क्वेश्चन ही समझो इसको, टॉपिक नहीं, एक प्रकार का क्वेश्चन ही समझो। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, तो यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्न मतलब निम्नलिखित अंतर है। पहले यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण एक साइड, उसके बाद दूसरा साइड में उत्तल दर्पण, तो इधर से लिख देंगे अवतल दर्पण और इधर लिखेंगे उत्तल दर्पण। यहाँ से एक बीच में लाइन काट देते हैं और इधर से लिखेंगे 1 नंबर में करके 1 नंबर। अभी हम लोग डिफिनेशन में 1 नंबर पढ़े हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ढसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो पहले का डिफिनेशन में हो गया, और उसके बाद दूसरा बताएंगे अभी। तो पहले का वो यहाँ पे लिखेंगे वह यहाँ पे वह नहीं लिखेंगे क्योंकि अवतल लिखा है यहाँ पे, तो इसमें उसी तरह लिख लेते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्कर चलिए नहीं रहा है, रुकिए पहले इंक डाल दे इसमें, थोड़ा मार्कर में आप लोग रुक जाइए, इंक डाल लेते हैं उसके बाद फिर से बताते हैं। हो गया इंक डालिए, आइए हम पहले बनाते हैं आप लोगों को पहले का। अब तो चल जा भाई, इसमें लिखेंगे इसका परावर्तक सतह ढसा हुआ होता है। पहले तो डिफिनेशन में इसको पढ़े थे और इधर भी लिख लिया 1 नंबर, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। हो गया, पहले हो गया। अब दूसरा में पढ़ेंगे, क्या बज रहा है उधर, बजा रहा है सब, तो मना किया उन लोगों को नहीं बजाने के लिए, तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसके
दूसरा पढ़ेंगे, इसके द्वारा प्रायः वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के द्वारा, और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रायः वस्तु का आभासी या काल्पनिक, कल पढ़ाए थे आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके द्वारा प्रायः, प्रायः मतलब कुछ कहीं एक जगह, कहीं एक स्थिति में बन भी सकता है, आभासी बनता है, ऐसा तो है, एक स्थिति में कहीं बन जाएगा, अभी पढ़ाएंगे आप लोग। इसके द्वारा प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और 2 नंबर में इसमें लिखेंगे इसके द्वारा प्रायः नहीं, हम इसमें तो हमेशा आभासी बनेगा। इसके द्वारा प्रायः, हाँ प्रायः यहाँ पे लिखेंगे, प्रायः आभासी मतलब काल्पनिक कहने का मतलब, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा हो गया, पहला हो गया इसका परावर्तन सतह ढसा हुआ होता है अवतल दर्पण का, और दूसरा हो गया इसका परावर्तन सतह उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण का। और अवतल दर्पण में दूसरा होगा इसके द्वारा प्रायः वस्तु छुटी है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसके द्वारा प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, चाहे हम लोगों का भी हो सकता है ना। इसके द्वारा प्रायः आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनेगा तो इसमें उल्टा होगा, नहीं इसमें सीधा होगा, आभासी होगा तो इसमें बना प्रतिबिंब सीधा होगा, और वास्तविक होगा तो इसमें बड़ा प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो तीसरा होगा, यहाँ पे तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा 5 गो अंतर लिखवाएंगे जो 5 नंबर का आता है। 5 गो अंतर मतलब 5 नंबर, 1 गो अंतर 1 नंबर का हो गया, 1 गो अंतर लिखिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, और 5 गो अंतर लिखिएगा तो अब 5 नंबर मिलेगा ना आप लोगों को। तो इसमें बना प्रतिबिंब इसमें बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा होता है। और यहाँ पे 3 नंबर में लिखेंगे इसमें बना प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। 3 नंबर हो गया। अब जब उल्टा बनेगा तो ये बताओ इसमें बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो इसमें बड़ा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा, इसमें बना प्रतिबिंब, और उल्टा भी होगा, बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा और उल्टा भी होगा। और इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, हमेशा इसमें बड़ा प्रतिबिंब छोटा ही होगा कभी भी। 3 नंबर हो गया। अब लिखेंगे इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें बना प्रतिबिंब बड़ा, बराबर एवं बराबर एवं उल्टा होता है, उल्टा होता है। और इसमें 4 नंबर में लिखेंगे इसमें लिखा है ना, हाँ, इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा ही होगा, इसमें बना प्रतिबिंब बड़ा हो ही नहीं सकता है।
इसका परावर्तक रसा हुआ होता है, इसके परावर्तक उठा हुआ होता है, इसके द्वारा पढ़ाया वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसके द्वारा पढ़ाया आभासी प्रतिबिंब, जिसमें बड़ा प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसमें बड़ा प्रतिबिंब सीधा होता है, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बड़ा बराबर में उल्टा होता है, इसमें बड़ा प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। सही है, 4 को लिख लो सब, 4 नंबर 4 को याद आ रहा है, 5वां अभी याद था, भूल गए हैं शायद 5वां में। पहले इतना लिख लो सब, नोट कर लो सब, फिर अभी बता देते हैं तुम लोगों को, तब तक नोट करो सब उसको। अब लोगों को समझ में आया होगा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। तो अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है, पहले का अवतल दर्पण, दूसरा का उत्तल दर्पण। इसी तरह अंतर जब भी लिखना होगा इसी तरह बीच में लाइन पार के इधर अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, इधर अवतल दर्पण लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका इधर अवतल दर्पण लिख दे, पूरा ही लिख दे तो अभी तो गलत हो जाएगा। इसका अवतल दर्पण इधर आएगा, इधर इस साइड में आएगा तो ये पूरा इधर आएगा, उत्तल दर्पण इधर आएगा तो पूरा इधर आएगा। जिस तरह आप जिसको जिस तरह से समझ में आए उस तरह लिख सकता है, इसको इस पार से उस पार लिख सकता है, तो पूरा ले जाना पड़ेगा। नहीं ये नहीं कि उत्तल दर्पण इधर लिख दे, अवतल दर्पण का पूरा प्रकार इसमें लिख दे, जो अवतल दर्पण में होता है तब तो गलत हो जाएगा। इस तरह इसी तरह अवतल दर्पण किस जगह, वो अवतल दर्पण में पहले का अंतर होगा, इसका परावर्तक सतह ढसा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण में पहले का अंतर होगा, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। अवतल दर्पण दूसरा अंतर, इसके द्वारा प्राय वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण द्वारा इसके द्वारा प्राय आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम इसके इसमें इसलिए लिखे हैं ना, कहा कि पहले ही यहाँ पे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण लिखा गया, इसीलिए इसके उसके लिखे हैं। नहीं तो यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा चाहे उत्तल दर्पण द्वारा बार बार लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिख दिए ऊपर हेडिंग में। इसी तरह लिखा जाता है अंतर हमेशा, कभी भी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण करके बार बार नहीं लिखा जाता है। इसी तरह इसके उसके यह वह इसी तरह करके हमेशा अंतर लिखा जाता है। इसमें बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसमें बना प्रतिबिंब सीधा होता है, और इसमें बना प्रतिबिंब बड़ा बराबर उल्टा तीनों होता है, और इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा ही रहेगा, ये जब भी रहेगा। अब आइए कुछ गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषित पद पढ़ेंगे, जो आगे आप लोगों को पढ़ने को समझने में थोड़ी कठिनाई तो होगी, लेकिन एक बार में याद कर लीजिएगा ना तो समझ में आएगा फटाक से। जरूर ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। एक बार में समझ लेना है खाली। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषित पद, जिसको ध्रुव बोलेंगे पहल का, दूसरा का लिखेंगे वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे तीसरा टॉपिक है हम लोगों का गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषित पद। तो गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित कुछ परिभाषित पद 5 से 6 होता है। ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, उसके बाद फोकस दूरी हो गया। हाँ 5 से 5, लगभग 5 से 6 होता है, बताएंगे तो सब याद आ जाएगा। एक नंबर में लिखेंगे पहले ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव 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 मतलब पी। दर्पण में इसको देखिए, यहाँ से एक दर्पण बनाइए देते हैं, उसके बाद समझाएंगे आप लोगों को। एक दर्पण इधर बनाते हैं, पहले एक एक करके समझाना पड़ेगा ना आप लोगों को। साइड में किधर दर्पण कहाँ बना है कि मिटाना भी ना पड़े, इधर ही किधर बना देते हैं, इधर ही पहले समझा देंगे, उसको पहले लिखवा देंगे, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिएगा आप लोग कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ध्रुव ध्रुव ध्रुव, हाँ ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की बात हो रहा है तो गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण किसी गोलीय
दर्पण के ज्यामितीय ज्यामितीय मध्य 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 बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। किसी गोलीय दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम पिक्चर में समझाएंगे, अच्छा से एक पिक्चर बनाएंगे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का, उसमें समझा देंगे आप लोगों को, तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे पहले 2-3 डिफिनेशन लिखवा देंगे, उसके बाद दर्पण बनाएंगे, फिर समझाएंगे, फिर उसके बाद जितना होगा उसके बाद फिर लिखवाएंगे। तो इसे 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 यहाँ पे लिखेंगे, इसे P द्वारा पी क्यू पढ़े PQRSTUVWXYZ ABCD का बड़का P, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। और दूसरा नंबर पढ़ेंगे वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र C को बोलते हैं, C वक्रता केंद्र। 2 नंबर में वक्रता केंद्र C, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र सुन लीजिए किसे कहते हैं। कोई गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। कोई गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले पानी पी ले, थोड़ा बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो पता ना कहा इतना गर्मी लग रहा है। हो गया, ये लिखते हैं वक्रता केंद्र कोई गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। कोई गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। अभी एक और पढ़ लीजिए इसमें का टॉपिक, उसके बाद हम आप लोगों को दर्पण ये करके बना करके उसके बाद समझाएंगे। तो तीसरा है हम लोगों का टॉपिक वक्रता त्रिज्या। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो होगा, बीच की दूरी, उसी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या बोले हैं, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र मतलब C तथा ध्रुव के बीच की दूरी जो ध्रुव होगी P, दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप पिक्चर बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पिक्चर बनाते हैं, अभी पहले तीसरा नंबर पढ़ लीजिए, उसके बाद पिक्चर बनाते हैं, आप लोगों को समझा देंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा या जो भी लिख सकते हैं तथा ध्रुव वक्रता केंद्र को सी यहाँ पे लिख देते हैं, सी तथा ध्रुव मतलब पी के बीच की दूरी को ही वक्रता, मार्कर चलिए नहीं रहा, अभी डाले हैं, दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अभी हम आप लोगों को दर्पण बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे, उसके बाद इसमें जो होगा उसको समझाएंगे, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अभी फटाक से इसको नोट कीजिए जल्दी से। हो गया तो इतना समझ ही गए होंगे लोग। अभी पिक्चर बनाएंगे तो और अच्छा से समझ लीजिएगा। ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र होगा, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पे पढ़ेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मुख्य फोकस पहले पढ़ ले एक, और उसके बाद और कौन बता देंगे आप लोगों को, ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी एक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम दर्पण के बारे में समझा देते हैं। एक पहले और पढ़ लिया जाए। आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पता ना कहाँ इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीन को हो गया ना। चौथा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण, मुख्य फोकस है ना, हाँ, किसी गोलीय दर्पण के, भाषा तो गड़बड़ हो जा रहा है हमारा, अभी याद था भाषा क्या था। किसी गोलीय दर्पण के समांतर आपतित सभी प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस। हाँ ठीक है। किसी गोलीय दर्पण के, लिखेंगे पहले, किसी गोलीय दर्पण के समांतर मतलब समान, बताए थे आप लोगों को। समांतर, आपतित, परावर्तित सब आप लोगों को बताए थे। आपतित, किसी गोलीय दर्पण के समांतर आपतित सभी प्रकाश किरणें, सभी जितने भी आ रहे हैं प्रकाश किरणें, सभी प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत इसी तरह इधर से होगा, प्रतीत। मार्कअप काहे नहीं चल रहा है, इतना मार्कअप सूख जा रहा है, पता ना कहाँ है। प्रतीत होती है किसी गोलीय दर्पण के समांतर आपतित सभी प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। हाँ सही है, देख लीजिए इसे। अब इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसे एफ के द्वारा, बड़का एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसे, बार बार मार्कर की पता ना कहाँ है, इसे एफ बड़का एफ है ना, बड़का एफ द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया, इतना पढ़ा दिए। अब हम दर्पण बनाएंगे। पहले हम थोड़ा पानी पी लें, उसके बाद आप लोगों को प्यास लगा, हमको भी तो लग रही है। आइए, हम भी पानी पी लिए, हमको भी तो गर्मी लग रही है भाई, आप लोगों को लग रही है। थोड़ा है कि हमारा देह पत्थर का, तो हमको गर्मी नहीं लग रही है, हमको भी तो भाई गर्मी है, हम भी तो मनुष्य है। तो यहाँ आइए, यहाँ पे कौन सा दर्पण बताइए कौन सा दर्पण बनाए? अवतल, उत्तल, अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण बनाते हैं। तो अवतल दर्पण पहले यहाँ पे बनाएंगे, हम बड़ा सा बनाएंगे, छोटा सा नहीं, बड़ा सा अवतल दर्पण बनाएंगे। और यहाँ से एक लाइन जाती है बीच में, इधर भी निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इधर निकल जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए हो गया। और अवतल दर्पण में क्या बताए थे, इसका परावर्तक सतह ढसा हुआ होता है, तो ढसा हुआ होगा तो अंदर का तो कलर नहीं होगा, इसलिए बाहर वाला कलर कर देंगे। कलर बाहर वाले को तो हम कलर कर देंगे। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो कट रहा है ना, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे जो बिंदु ये कट रहा है, ये इसी को बोलेंगे पी, जिसको ध्रुव बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग ध्रुव। और जस्ट जितना दूरी एफ होगा उतना ही दूरी सी होगा, मतलब जितना दूरी फोकस होगा, ये मुख्य फोकस, उतना ही दूरी पर वक्रता केंद्र भी होगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम देखिए, इसको नाप के बनाया जाता है, स्केल तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अभी हम थोड़ा सा नाप के बना लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से मान के चलिए, यहाँ पर ले लेते हैं इसको, तो यहाँ पे एफ ले लिया हम, तो इतना ही दूरी नाप करके फिर इधर बनाएंगे, इधर सेम इतना ही दूरी। देखिए यहाँ पे जितना दूरी पर यहाँ से इतना, जितना दूरी यहाँ पी से लेकर एफ होगा, ये एफ, ये अवतल दर्पण है, जानते हैं ना आप लोग अवतल दर्पण। और यहाँ पे सी,